प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज का अपना टॉपिक होगा सामंतवाद के पतन के कारण। ऐसे तो हमने सामंतवाद के पतन के कारण पढ़े थे, लेकिन उसमें कुछ कारण शेष रह गए थे। उस शेष कारणों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इसमें सामंतवाद के पतन के कारण सामंतवाद के पतन के कारण। तो इसमें हमने जो पहले सामंतवाद के पतन के कारण पढ़े थे, उसमें सबसे पहला था बारूद और बंदूक। दूसरा जो कारण था उसमें था धर्म युद्धों का प्रभाव। धर्म युद्धों का प्रभाव। और इसके बाद तीसरा कारण था किसानों के विद्रोह। किसानों के विद्रोह। और चौथा कारण था व्यापारियों का विरोध। व्यापारियों का विरोध। पांचवा कारण था मुद्रा का प्रचलन। मुद्रा का प्रचलन। तो ये 5 कारण हमने इससे पहले पढ़ लिए थे, इसका अध्ययन कर लिया था। अब अपना छठा कारण है राजाओं की शक्ति में वृद्धि। आज हम यहां से शुरू करेंगे। राजाओं की शक्ति में वृद्धि। तो राजाओं की जो शक्ति थी उसमें वृद्धि हो गई थी। राजाओं की शक्ति में वृद्धि, यानी इसमें राजाओं की जो शक्ति थी उस शक्ति में वृद्धि कैसे हुई थी, अर्थात उससे पहले, यानी जब सामंतों का युग था, सामंत शक्तिशाली थे, उस समय जो है राजा की जो शक्ति थी निर्बल थी। अर्थात 9वीं 10वीं शताब्दी में अव्यवस्थित तथा अशांत वातावरण तथा निर्बल जो शासक थे उनकी निर्बल शक्ति के कारण सामंतों का वर्चस्व बढ़ गया था। सामंतों का बोलबाला था और सामंत सर्वे सर्वा थे। और सामंत जो थे पूर्ण रूप से विकसित थे। तो उस समय शासकों की जो शक्ति थी निर्बल हो गई थी। लेकिन एक समय ऐसा आया, परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई कि भाई सामंत जो क्या थे धीरे धीरे निर्बल होते जा रहे थे और राजाओं की शक्ति में वृद्धि होती जा रही थी। तो इस समय जो है सामंत जो थे, सामंतों की शक्ति निर्बल होती जा रही थी तथा शासक अर्थात राजा शक्तिशाली होते जा रहे थे। यानी जो 9वीं 10वीं जो सदी थी उसके बाद धीरे धीरे जो है सामंतों का प्रभुत्व कम होने लगा और राजा शक्तिशाली होने लगे थे तथा धर्म युद्धों ने बहुत से सामंतों के अस्तित्व को समाप्त कर दिया था। यानी एक हुआ था धर्म युद्ध।
धर्म युद्ध जो हुआ था, धर्म युद्ध में बहुत से जो सामंत थे, क्योंकि शक्ति जो क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी, समाप्त हो गई थी। यानी बहुत से जो सामंत थे, इन सामंतों ने धर्मयुद्ध में भाग लिया था और धर्मयुद्ध के कारण सामंतों की शक्ति समाप्त हो गई थी। बंदूकों का प्रचलन हो गया था, जिनका उपयोग करने के लिए बंदूकों का जो है प्रचलन हो गया था, बारूदों का प्रचलन हो गया था और उन पर राजाओं का स्वामित्व स्थापित हो गया था, क्योंकि राजाओं के पास जो है खूब सारी धन संपदा थी और अपनी निजी संपत्ति होने के कारण बारूद और बंदूकों पर उनका एकाधिकार स्थापित हो गया था और उन्होंने बंदूकों के प्रयोग करने के लिए अलग बटालियन भी गठित कर ली थी, ताकि वो है राजाओं का सहयोग कर सके, राजाओं का साथ दे सके। और उस तरह उस समय के जो व्यापारी जो थे, उनका व्यापार वाणिज्य भी बढ़ चुका था। व्यापारियों ने भी राजाओं का सहयोग करना शुरू कर दिया था, अर्थात व्यापारियों ने राजाओं का आर्थिक सहयोग किया था और व्यापारियों ने सामंतों का सहयोग करना छोड़ दिया था। और व्यापारियों के द्वारा आर्थिक सहयोग करने के कारण राजा की जो स्थिति थी वो मजबूत हो गई थी और मजबूत होने के कारण उनको अब सामंतों के सहयोग की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनकी आर्थिक सहायता जो थे व्यापारी वर्ग करने लगे थे। इस कारण सामंतों का धीरे धीरे वर्चस्व अर्थात प्रभाव कम होता गया, उनका पतन होता गया और सामंत धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति हो गई सामंतों की कि भाई उनको जो है अपना वर्चस्व खोना पड़ा। और प्रशासन में भी, राजा के प्रशासन में भी सामंतों का प्रभाव कम हो गया था, क्योंकि राजाओं ने अपने जो अधिकारी नियुक्त कर रखे थे और प्रशासन से सामंतों को निकाल दिया गया था और सर्वे सर्वा राजा हो गया था। तो इस कारण धीरे धीरे सामंतों का प्रभाव कम होता गया, सामंतों का पतन होता गया और ये जो है व्यापारी जो वर्ग थे, उन व्यापारिक वर्गों ने राजा का सहयोग किया, जिससे सामंतों की राजाओं को आवश्यकता नहीं थी। किसानों के विद्रोह ने भी सामंतों की शक्ति को कमजोर कर दिया था और उनका प्रभाव धीरे धीरे कम हो गया था। किसानों ने भी राजाओं का सहयोग करना शुरू कर दिया था, जिससे सामंतों की कमर टूट गई थी और सामंत जो है केंद्रीय सत्ता को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस तरह धीरे धीरे आर्थिक सहयोग के कारण राजाओं का जो है शक्ति और प्रभुत्व बढ़ने लग गया था। फिर अगला पॉइंट है राष्ट्रीयता का विकास। राष्ट्रीयता का विकास। राष्ट्रीयता का विकास जो कि पश्चिमी यूरोप में, यूरोप वासियों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ था, यानी धर्मयुद्ध के कारण, यानी धर्मयुद्ध हो रहा था, धर्मयुद्ध बहुत लंबा चला था। उस धर्मयुद्ध के कारण यूरोप वासियों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास अर्थात संचार हुआ था। राष्ट्रीयता की भावना प्रस्फुटित होने लगी थी। 1331 से 1443 ईस्वी के मध्य यूरोप में 100 वर्षीय युद्ध लड़ा गया। 100 वर्षीय युद्ध, 100 वर्षीय युद्ध लड़ा गया था और ये जो युद्ध था 1331 से 1443 ईस्वी के मध्य चला था और इस युद्ध में यूरोप वासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था और इस युद्ध में राष्ट्रीयता की भावना का सूत्रपात हुआ था।
वैसे वैसे बहुत से विद्वानों का मानना है कि जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, उस सप्तवर्षीय युद्ध से ही यूरोप में राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ था, ऐसा विद्वानों का मानना था। व्यापारी वर्ग ने भी राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, क्योंकि व्यापारी जो है व्यापार से अपना जो है अपने देश का अपना विकास चाहते थे। और ऐसे तो बहुत से व्यापारी, विदेशी व्यापारी भी आए थे वहां, और विदेशी व्यापारियों ने स्थानीय व्यापारियों का विरोध किया था, और स्थानीय व्यापारियों ने विदेशी व्यापारियों का विरोध करने के कारण उसमें आपसी संघर्ष हो गया था। तो आपसी संघर्ष होने के कारण उस समय जो शासक थे, जो राजा थे, उन राजाओं ने स्थानीय व्यापारियों का सहयोग किया था, अर्थात स्थानीय व्यापारियों की रक्षा की थी, जिससे विदेशी व्यापारी जो है इस देश को छोड़कर, अर्थात व्यापार को छोड़कर भाग गए थे, और स्थानीय जो व्यापारी थे उनका वर्चस्व बढ़ गया था, क्योंकि राजा ने उनका सहयोग किया था। और सहयोग करने के कारण स्थानीय व्यापारियों का व्यापार खूब बढ़ गया था, और जिससे राजा को भी व्यापारियों से आर्थिक सहायता मिलने लग गई थी। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे जो सामंत जो थे, सामंतों का वर्चस्व कम हो गया था, क्योंकि सामंत जो थे वो व्यापारियों को, अर्थात राजाओं के वर्चस्व को बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते थे। तो इससे राष्ट्रीय भावना को सबल मिला, देशी भाषाओं का भी विकास होने लगा, देश में तरक्की होने लगी, विकास होने लगा। अब राष्ट्र सर्वोपरि हो गया था। राष्ट्र क्या हो गया था? सर्वोपरि हो गया था। और राष्ट्र सर्वोपरि हो गया तो राजा को सर्वे सर्वा माना जाने लगा था। यानी राष्ट्रीयता के विकास से सभी लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना बढ़ गई थी। बढ़ गई थी तथा राष्ट्रीय भाषा का भी विकास हुआ तथा राजा सर्वोपरि हो गए थे। राजा सर्वोपरि हो गए थे, अर्थात राजा सर्वेसर्वा हो गए थे। और राजा सर्वेसर्वा हो गए थे, राजाओं का वर्चस्व बढ़ गया था, तो सामंतों का जो प्रभाव धीरे धीरे कम होने लग गया था, अर्थात शासक जो थे वो शक्तिशाली हो गए थे तथा राष्ट्र का स्वामी राजा था। राष्ट्र का स्वामी कौन बन गया था? राजा बन गया था। अब सामंतों की शक्ति को भारी धक्का लगा कि भाई सर्वेसर्वा राजा हो गया था, और राजा ने बहुत से सामंतों को अपने जो है राज दरबार से निकाल दिया था। अब वे अपने स्वामी को राजा के विरुद्ध जन समर्थन जुटाने में भी विफल रहे। यानी जो सामंत थे अब राजा के विरुद्ध किसको है अपने पक्ष में करे, क्योंकि सामंतों का पहले से ही विरोध हो रहा था, तो सामंतों के समर्थन में कोई आने वाला नहीं था, अर्थात वो राजा के विरुद्ध भी नहीं हो सके थे। अर्थात सामंतों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। 15वीं सदी के अंत तक सामंत तंत्र का राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभुत्व समाप्त हो गया। यानी 15वीं सदी तक सदी तक 15वीं सदी तक सामंतों का राजनीतिक एवं आर्थिक पतन प्रारंभ हो गया था। अर्थात सामंतों का क्या हो गया था? पतन हो गया था। फिर
नेक्स्ट पॉइंट है अपना रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता यानी सामंतों के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था रूढ़िवादिता, क्योंकि सामंत रूढ़िवादी थे और सामंत तंत्र एक रूढ़िवादी तंत्र सिद्ध हुआ था, क्योंकि वह समय की गति के अनुसार अपने में परिवर्तन नहीं किया था। और जो पुराने जो विचार थे, पुराने विचारों के अनुसार ही सामंतवाद अर्थात सामंती लोग ऐसे चलते रहे, किसी तरह का कोई परिवर्तन अपने में नहीं किया था तथा अपने अनुकूल जो है समय के अनुकूल उन्होंने कदम नहीं उठाए थे। 14वीं सदी के अंतिम दशकों में सामंती शोषण एवं अत्याचारों से तंग आकर किसानों ने भी सामंतों के विरुद्ध खड़े हो गए थे, अर्थात सामंतों के विरुद्ध विद्रोह करना शुरू कर दिया था। और सामंतों जो थे, तो सामंतों से जो है बहुत से किसान परेशान भी थे, क्योंकि उनसे तरह तरह से कर लिए जाते थे। सामंतों की जो जागीरें थी वो बहुत थी, तो वहां से जो किसान और व्यापारी थे, व्यापारियों को भी परेशानी थी। व्यापारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में बहुत से कर चुकाने पड़ते थे और सामंतों की जागीरें जो होती थी वो जागीरों से होकर भी गुजरते थे। गुजरने के कारण व्यापारी को बहुत से कर सामंतों को देने पड़ते थे और किसानों से भी वो जो निश्चित जो उत्पादन तय किया हुआ था उससे अधिक वो मेहनताना अर्थात उत्पादन लेते थे। तो इस प्रकार सामंतों की जो है निश्चित प्रक्रिया अर्थात समयानुकूल परिवर्तन उन्होंने अपने में नहीं किया था और नहीं करने के कारण उन्होंने इस प्रकार सामंत प्रथा थी उसको पतन की ओर धकेल दिया था। और जो पुराने जो सामंत थे उस पुराने सामंतों में शूरवीरता, साहस तथा एक दूसरे को समझने की सोच समझने की शक्ति थी। लेकिन उसके बाद जो नए सामंत जो हुए थे उन सामंतों में इस प्रकार सोचने समझने तथा लोगों से संपर्क बढ़ाने की इस प्रकार की सामर्थ्य और शक्ति नहीं थी। और जो नए जो सामंत थे वो सामंत भोग विलासिता अर्थात सुख सुविधा में लगे रहे। उन्होंने किसानों की ओर, व्यापारी की ओर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया था तथा उनको किसी तरह की कोई साधन भी उपलब्ध नहीं करवाए थे। कुछ सामंतों ने तो अपनी भूमि व्यावसायिक लोगों को भी क्या कर दी थी, बेच दी थी, क्योंकि भोग विलासिता को सामंतों के लिए धन की आवश्यकता थी। अब धन की आवश्यकता उनको कहां से मिलती थी? धन की आवश्यकता अपनी जो भूमि थी, भूमि बेचना, किसानों से उत्पादनों का उत्पादन का अधिक भाग लेना, व्यापारियों से अधिक कर लेना, अर्थात सामंतों में शूरवीरता, साहस, तथा जनसंपर्क का अभाव था तथा वो पुराने रीति रिवाजों के अनुसार चलते थे और उन्होंने अपने समय में किसी तरह की कोई व्यापारियों को सुविधा नहीं थी। उस समय न तो उन्होंने उस समय की जो सड़कें थी, सड़कों की ओर ध्यान दिया, न किसानों की ओर ध्यान दिया। और उस समय जो मुद्रा जो है प्रणाली का भी प्रचलन हो गया था
तो इससे जो है सामंत थे, सामंतों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, बहुत से सामंतों के विरोधी हो गए थे और विरोधी होने के कारण धीरे धीरे सामंतों का पतन हो गया था। अर्थात परिस्थितियां सामंतों के प्रतिकूल बन गई थी और प्रतिकूल होने के कारण सामंतों का पतन होना निश्चित था, अर्थात सामंतों का पतन हो गया था। और उस समय जो है शासकों का बाहुल्य हो गया था, शासक शक्तिशाली हो गए थे और शासकों के सानिध्य में जनता और किसान सुखी रहने लगे और सामंतों का इस तरह पतन हो गया था। धन्यवाद।